हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। हाउ आर यू गाइस? आज का हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्विक रिवीजन। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या और जो भी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं उनके लिए भी टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थियरी में बात करेंगे जॉन डाल्टन की थियरी, एटॉमिक थियरी। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, मतलब आप एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। जो कि माइकल फैराडे ने कहा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड द मैटर और एटम which is establishing this relationship, which was a major breakthrough in the field of science। इसका मतलब जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो माइकल फैराडे का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे हुआ। बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, बट दिस वाज अ फेमस वन। So Julius Plucker in 1859 studied conduction of electricity through gases at very low pressure in a discharge tube। अब डिस्चार्ज ट्यूब होता कैसा है? इट इज बेसिकली अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर कोटिंग लगी हुई है जिंक सल्फाइड की। ये कोटिंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि जो भी पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेगा इट विल हैव अ ग्रीन ग्लो। हमें पता चलेगा कि पार्टिकल वहां पे स्ट्राइक किया है। ऑन द लेफ्ट साइड यू सी कैथोड, राइट साइड में यहां पर है एनोड, which is connected to high voltage generator which generates a voltage of 10,000। ठीक है, ऊपर की तरफ वैक्यूम पंप लगाया गया है ताकि अंदर का जो गैस है उसका प्रेशर बहुत ही लो हो, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। बेसिकली उस वक्त यूज किया गया था हाइड्रोजन गैस, विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लाइट एलिमेंट। अब कैथोड से जो रेस निकलेंगी उसके हम क्या कहेंगे? कैथोड रेस। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर समझो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सारी पार्टिकल्स कैथोड रेस जो है वो यहां पे आगे हिट कर रही है सीधी, और ग्रीन ग्लो दे रहा था बिकॉज ऑफ द जिंक सल्फाइड। तो इससे पता चल गया दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका शैडो कास्ट होगा यहां पर, दैट मीन्स दे ऑल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद सर्टन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट। उसका यही रीजन है कि काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें, ये प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया? मैग्नेट। अब जो रेस स्ट्रेट ट्रेवल होती थी वो स्ट्रेट ना होके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो गई, दैट मीन्स दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने मैग्नेट हटा के यहां पर रख दिया इलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पहले तो स्ट्रेट ट्रेवल होती थी, अब पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, देयरफॉर दिस कैथोड रेस हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक हैवी मेटल है। दिस इज अ हैवी मेटल। अब क्योंकि ये रेज है तो इनके पास एक सर्टन वेवलेंथ होगा, लैम्बडा। अब ये हैवी मेटल कुछ वेवलेंथ एक्सेप्ट कर लेगा और कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा ना। इनकी जो वेवलेंथ है उनको बोलेंगे λ1 इन रेस की। सो ये जो रेस एमिट कर रहा है फिर से, इसकी वेवलेंथ है λ1। ना दिस λ1 इज लेस देन दैट ऑफ लैम्बडा, दैट मीन्स कैथोड रे की वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज रेस। दीज रेस विच हैव लेस वेवलेंथ वर नोन एज एक्स रेस, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस एक्स रेस। ना दिस कैथोड रेस का जो प्रॉपर्टीज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट एवर गैस यू यूज। यू कैन यूज ऑक्सीजन गैस इन दिस वन, यू कैन यूज हाइड्रोजन गैस इन दिस वन, you can use nitrogen gas. So it doesn't matter which gas you use, there will be emission of cathode rays from cathode. कैथोड का पार्ट मटेरियल कुछ भी हो, doesn't matter, तो कैथोड रेस बाहर निकलेगी यहां से। अब उसी तरह से गोल्डस्टीन ने भी डिस्कवर किया था पॉजिटिव रेस।
तो यहां पर है आपका एनोड रेस, क्योंकि ये कहां से निकल रही है, एनोड से निकल रही है. इट वॉज इन 1886. Now, this anode rays is nothing but proton. स्ट्रेट लाइन में है, कास्ट शैडो, रोटेट द व्हील. अगर आपने कैथोड के पाथ में रखा होगा तो वो व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा. दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी. Flashes light on zinc sulfide screen, deflected by electric and magnetic field, but they were attracted towards not positive this time. They were attracted towards negative. So पॉजिटिव रेस दैट इज एनोड रेस का चार्ज हो गया पॉजिटिव और उनको बोला गया प्रोटॉन. ना पास थ्रू फॉइल्स, फॉइल से पास हो सकती थी. आयोनाइज द गैस, मतलब हाइड्रोजन को अगर हीट किया, लेट्स से हाइड्रोजन गैस यूज किया, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा H+. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन. इट वॉज कॉज्ड बाय हीटिंग. अगर एक एटम को हमने कैथोड रेस से हीट किया तो कैथोड रे क्या करेगा, इसके पार्टिकल में, इसके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और ये खुद बन जाएगा H+. मास वॉज फाउंड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन. 1 AMU 1.67 टाइम्स 10⁻⁻27 kg. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जे थॉमसन ने बोला कि जो कैथोड रेस है, these rays are nothing but electrons. And he found out E/m ratio. इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ढूंढा, उसने रेशियो ढूंढा. ठीक है, और उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स हर एटम में प्रेजेंट है जो भी यूनिवर्स में है. एवरी एटम विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स हैज इलेक्ट्रॉन्स इन देम. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म बाय रॉबर्ट ए मिलिकन इन 1909. E/m की वैल्यू तो पता थी, अब सभी वेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन बताए और मास कौन बताए. तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया. जैसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड टू बी 9.1 टाइम्स 10⁻31 kg. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज -1.6022 टाइम्स 10⁻19 kilo, whereas चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज नथिंग बट positive 1.6022 times 10⁻19 kilo. वैल्यू रिमेन्स द सेम, बस यहां पर साइन आपका चेंज हो जाता है. राइट ना, एवरीबडी स्टार्टेड कि अभी हमें इलेक्ट्रॉन पता है, प्रोटॉन पता है. राइट, तो अब एक चीज मिसिंग हो रही थी कि क्योंकि ये वैल्यूज कुछ एडअप नहीं कर रही थी. एडअप इन द सेंस एटम की तरफ कुछ एडअप नहीं कर रही थी. एटम का पूरा वैल्यू जो हो रहा था, एटॉमिक मास नंबर वाज नॉट, देयर वाज समथिंग मिसिंग एक्चुअली. ठीक है, तो जेम्स चैडविक इन्होंने फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया. कैसे डिस्कवर कर दिया, बेरिलियम लिया और उसको हीलियम से हिट किया, अल्फा पार्टिकल, और क्या बनाया, कार्बन प्लस एक पार्टिकल रिलीज हुआ. उस पार्टिकल का कोई चार्ज तो नहीं था. कैसे पता चला, इस पार्टिकल को उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा तो नो डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आया. और उसका जो मास था विच वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67 टाइम्स 10⁻27 kg, which is equal to that of proton. अब सभी को इलेक्ट्रॉन मिल चुका था, प्रोटॉन मिल चुका था, न्यूट्रॉन मिल चुका था. इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मास पता है. प्रोटॉन का भी चार्ज पता है, मास पता है. न्यूट्रॉन का भी चार्ज पता है, मास पता है. अब सब किस में जुड़ गए, एटम का मॉडल बताने में. एटम का क्या बताने में, मॉडल बताने में. तो जे थॉमसन ने बोला कि एटम का मॉडल जो है इज लाइक अ प्लम पुडिंग मॉडल, जहां पे पॉजिटिव जितना होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव भी होगा. ये था प्लम पुडिंग मॉडल. बाय थॉमसन. ठीक है, अब ये मॉडल को प्रूफ करने के लिए रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम, जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है.
उसको रखा गया है लेड ब्लॉक के अंदर। उसका रीजन ये है क्योंकि अल्फा पार्टिकल रेडिएशन है, चारों तरफ में ना फैले, सिर्फ एक ही तरफ जाए, इसलिए यहां पे हमने सिर्फ एक छोटा सा होल बनाया है ताकि वहीं से सिर्फ अल्फा पार्टिकल बाहर निकले। और सामने और एक लेड की शीट भी लगा दी, उसमें भी एक होल बनाया ताकि वहीं से सिर्फ क्या निकले, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले। राइट, अब ये अल्फा पार्टिकल सीधा हिट कर रहे हैं गोल्ड फॉइल पे। ये गोल्ड फॉइल इतना थिन है, इतना थिन है, पेपर से भी थिन है कि इसमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है, सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। एटम के आगे नहीं है कुछ, एटम के पीछे नहीं है कुछ, सिंगल लेयर ऑफ एटम, सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। ठीक है, इतना पतला है ना। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे हैं, अब जे थॉमसन का मॉडल था कि प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें बहुत सारी फ्री स्पेस है, तो जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो उन्होंने, रुदरफोर्ड ने क्या सोचा कि बहुत सारी पार्टिकल्स जो हिट करेंगी वापस आ जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या एग्जैक्टली ऑपोजिट? बहुत सारी पार्टिकल्स सीधा पास हो गए, सीधा पास हो गए। 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब सीधा चले गए। फ्यू पार्टिकल्स गॉट डेविएटेड एट स्मॉल एंगल्स, few at large angles and very few reflected back. Exactly opposite जो थॉमसन का मॉडल था, अकॉर्डिंग टू दैट वैसा कुछ नहीं हुआ, exactly सब कुछ ऑपोजिट हुआ, जिसकी वजह से थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया। अब रुदरफोर्ड बता रहे हैं कि एटम के अंदर कुछ है। क्या है? एटम के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग बहुत सारी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। नाउ दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज विच इज वेरी वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है और सिर्फ कहीं ना कहीं एक ही जगह पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बताया, K1 बाय हाफ mv² द होल स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग द स्क्रीन। स्कैटरिंग एंगल थीटा का फॉर्मूला दिया, n इज इक्वल टू K2 बाय sin⁴ थीटा बाय 2। न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला दिया, n इज इक्वल टू K3 टाइम्स ZE द होल स्क्वायर। यहां पे ग्राफ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। लेट्स से यहां पे 100, 200, 300, 400। यहां पे है 0, 45 डिग्री, यहां पे है 90 डिग्री, यहां पे है 120 डिग्री और यहां पे है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो 180 डिग्री बोलो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब ये वैल्यू अगर आप मैच करो तो वेरी फ्यू वेर डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, फ्यू वेर हैड एन एंगल कितना, 45 डिग्री। मतलब यहां पे अगर स्ट्राइक किया तो कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, और बहुत सारे क्या गए, सीधे चले गए, जिनका एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज द ग्राफ। एंड फिर ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक है? रुदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। यस, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, घूमते 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 क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। अब जैसे जैसे लूज करेगा वैसे किधर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम क्या, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, जबकि एटम तो स्टेबल है, जबकि एटम तो क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। दूसरा, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है सन है, इलेक्ट्रॉन जो है प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बाद में थोड़ी देर के बाद एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, विच डजंट सूट अप विद द सोलर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए। क्या नहीं समझा पाए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको समझा है किसने, नील बोर्ड ने। नील बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम समझाएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है? सिंपली दे हैव मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। They are produced by oscillation of a charged body in a magnetic field। या फिर क्या करो, एक मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल जाएगी।
दे ट्रेवल एट राइट एंगल टू दिस फील्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। राइट एंगल टू दिस फील्ड यानी कि अगर एक वेव ऐसा प्रोपेगेट कर रहा है, एक वेव ऐसा प्रोपेगेट कर रहा है, तो दूसरा वेव क्या होगा, ऐसा जाएगा, दिस वे, ठीक है। और ये दोनों का प्रोपागेशन एक दूसरे के साथ क्या होगा, राइट एंगल पे होगा। तो अगर ये आपकी तरफ है तो ये वाली क्रस्ट स्क्रीन के अंदर है, ये स्क्रीन में बाहर निकल रही है, ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल राइट एंगल ही बनेगा, राइट। और एक चीज है, ये कुछ वेव्स है, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, आईआर रेस, विजिबल रेस, यूवी रेस, एक्स रेस, गैमा रेस, कॉस्मिक रेस। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, एनर्जी ऑफ द वेव्स बढ़ेगी, ये ट्रेंड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बढ़ेगी और वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है, तो ऊपर वाला का एनर्जी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी, वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, और एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको नीचे की तरफ देखने मिलेगा। तो बेसिकली आप क्या याद रखो, एज यू गो डाउन द ग्रुप, बरोबर, पीरियोडिक ट्रेंड में ऐसे पढ़ते थे, एज यू गो डाउन द ग्रुप आप क्या बोलेंगे, एज यू गो डाउन द वेव, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेव। और ये सोर्स दिया है मैंने, कहां कहां से ये वेव्स मिलती है। नेक्स्ट आता है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। एक होता है वेवलेंथ, सबसे पहला, डिस्टेंस बिटवीन ए कंसेक्यूटिव 2 क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो ये हो गया क्रेस्ट, यह हो गया आपका क्रेस्ट, ये भी हो गया आपका क्रेस्ट, ये 2 कंसेक्यूटिव है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। या फिर ये हो गया आपका ट्रफ, ये भी हो गया आपका ट्रफ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, डिनोटेड बाय सिंबल लैम्बडा। ये कुछ यूनिट्स है, मेक श्योर यू हैव दोस यूनिट्स रिटन डाउन, या फिर मेमोराइज कर लो, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में आप एक पॉइंट से कितना वेव्स पास कर सकते हो, बेसिकली साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हो। एक साइकिल कितना होता, कैसा होता है मैं बता देता हूं। अगर ये वेव्स ऐसा प्रोपोगेट कर रही है, दिस इज 1 साइकिल, 1 क्रेस्ट, 1 ट्रफ, दिस इज 1 साइकिल, ठीक है। अब एक सेकेंड में ऐसा कितना साइकिल होगा, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी, ओके। सो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, न्यू बोला जाता है, म्यू नहीं, न्यू। और एक यूनिट है इसका हर्ट्ज में। वेलोसिटी ऑफ द लाइट और वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज 3 times 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ले लो, आपको वेव नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट, ये देखो ये वेव है, तो क्रेस्ट का जो हाइट है या फिर ट्रफ का जो हाइट है, दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। ये जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ना टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव फॉर 1 कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन। तो ये सिंपल है, टाइम स्टार्ट करो, स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, कितना आया, 3 सेकेंड आया, 2 सेकेंड आया, दैट इज योर टाइम पीरियड। सो ये एक कंप्लीट साइकिल है। ये एक कंप्लीट साइकिल यहां से बेसिकली पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक आने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक इंप्रेशन होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको दिखाई देता है। आप एक व्हाइट लाइट लो, व्हाइट लाइट को एक स्लिट से पास करो, और स्लिट से पास करने के बाद बीम बनेगा। बीम अगर आप एक प्रिज्म से पास करेंगे, सो डिफरेंट वेवलेंथ्स में वो बीम डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाएगी, और वो डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको फोटोग्राफिक प्लेट या फिर फोटोग्राफिक स्क्रीन पे दिखेगा यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप। एनालाइज करते हैं आप स्पेक्ट्रोस्कोप से। तो अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, अब क्योंकि व्हाइट लाइट है और प्रिज्म से पास हो रही है, तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, नाइस कलर्स, विबग्योर। So when radiations of particular wavelength are analyzed through a prism or diffraction grating, तो यहां पे विबग्योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में,
एमिशन में क्या होगा, पीछे कौन सा बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड, और कलर्ड लाइंस मिलेंगी आपको एमिशन में। ठीक है, वही अगर आप बात करें एब्जॉर्प्शन में, तो यहां पर आपको मिलेगी डार्क लाइंस ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, और ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है। आप सभी स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोस्कोप से देख सकते हो, हर एटम का आप स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो। ठीक है, दो तरह के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। डिस्क्रीट यानी बिखरा हुआ। अब कैसे बिखरा हुआ, या तो बैंड के फॉर्म में बिखरा हुआ होगा या फिर लाइन के फॉर्म में बिखरा हुआ होगा। बैंड के फॉर्म में बिखरा हो या लाइन के फॉर्म में, दोनों का बैकग्राउंड हमेशा सेम रहेगा, डार्क। अगर आपको बैंड मिल रहा है, लाइन नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर आपको डार्क बैंड्स मिल रहे हैं, जैसे कि यहां पर देखो रेड, ब्लू, ग्रीन, और यहां पे देखो लाइंस मिल रही है कलर्ड, तो अगर कलर्ड लाइंस मिल रही हैं, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है या फिर डार्क स्पेस है, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, तो हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर डार्क स्पेस तो है ही है, लेकिन सेपरेट बाय कंटिन्यूअस बैंड्स हैं, तो हम बोलेंगे इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, नील्स बोर ने कहा था कि अगर n is equal to 1 is a ground state, then n is equal to 2 is the excited state for a particular electron। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन को अगर इधर जंप करना है तो आप क्या करोगे, उसको एनर्जी दोगे, और इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, n is equal to 2 एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इन ए सिमिलर वे अगर वही इलेक्ट्रॉन को फिर से किधर आना है, फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो वो क्या करेगा, वही अमाउंट ऑफ रेडिएशन फिर से देगा। ठीक है, तो वो रेडिएशन जो वापस देता है और उसको आप स्पेक्ट्रोस्कोप से देखोगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से देखोगे ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, तो आपको स्पेक्ट्रम नजर आएगा। अब क्योंकि नील्स बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया था, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे कि He+, Li2+, बेरिलियम 3+, जिनमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, राइट, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बात करते हैं सीरीज की, स्पेक्ट्रल सीरीज की। स्पेक्ट्रल सीरीज में आपके पास आ जाता है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी बाल्मर। क्यों, क्योंकि ये होता है विजिबल रीजन में। अब यहां पर N1 और N2 क्या है वो समझा देता हूं। N1 को मैं बोलूंगा आया, N2 को बोलूंगा कहां से। ठीक है, तो आया कहां से, आया कहां से, आया कहां से, राइट। सो 1 पे आया कहां से, 2 3 4 5। अगर 2 है तो ऊपर वाले से आएगा, कहां से आएगा, ऊपर वाले से आएगा। ठीक है, ऊपर से ही सब कुछ आता है बेसिकली। तो पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, तो ये सीरीज है। बाकी के 3 IR में होंगे और लास्ट वाला होगा फार इंफ्रारेड में। मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था रिड्स ने कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ द लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू बाय सी इज इक्वल टू r टाइम्स 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n2 इज ग्रेटर देन ऑलवेज n1। तो आया कहां से, R is the Rydberg constant 109677.76 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.0968 टाइम्स 10⁷ मीटर इनवर्स। अब इसकी जो यूनिट है वही इसकी भी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन विच वॉज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। एक्सप्लेन्ड फिनोमेना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोग्राफिक इफेक्ट्स। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी क्या है, ब्लैक बॉडी होती क्या है, एक परफेक्ट एमिटर है और एब्जॉर्बर भी है। जितना आप रेडिएशन उसको दोगे, जितना वेवलेंथ का आप रेडिएशन उसको दोगे, उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा का पूरा, और उतना का पूरा पूरा वो क्या करेगा, एमिट भी करेगा।
ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक हॉट बॉडी है, मैक्स प्लैंक बोलते हैं एक हॉट बॉडी है, तो वो क्या करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी। एनर्जी क्या करेगी, रेडिएट करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी जो रेडिएट करेगी वो कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस होगी, ठीक है ना। स्मॉल पैकेट, एक पैकेट जो होता है स्मॉल पैकेट, उसको बोलते हैं क्वांटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट यहां पर देखो, अगर ये कोई भी बॉडी अगर इस तरह से रेडिएट कर रही है, दैट मीन्स वेव लेंथ अगर कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा और एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर ऐसे रेडिएट कर रही है, दैट मीन्स वेव लेंथ बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, एनर्जी भी बहुत कम है, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और एक रिलेशन है सी बाय लैम्बडा, भी कर सकते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E is equal to h nu, where h is the Planck's constant. By आइंस्टाइन ने भी कहा था कि लाइट इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स गिविंग आउट फोटॉन्स, E is equal to mc²। तो उन्होंने स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोला, फोटॉन्स बोला। तो यहां पर E is equal to h nu, E is equal to mc², thus ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम यहां पर पढ़ेंगे अभी। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या हो गया था, अब सारे एटॉमिक मॉडल देने के लिए आ गए थे, राइट, क्योंकि रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था, तो एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग एटॉमिक मॉडल। सो बोर वाज द फर्स्ट वन टू गिव लाइट की, आशा की किरणें बोलते हैं ना, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए जो आशा की किरणें डाली, वो उन्होंने डाली। तो यहां पर वो बोलते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो फोर्स के दरमियान घूम रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे kz² by r² इज इक्वल टू mv² by r। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट Rn is equal to R1 times n² for hydrogen atom only। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, सिर्फ डिवाइड कर दो एटॉमिक नंबर, कोई भी हीलियम हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, बेरिलियम आयन हो गया, तो कोई भी आयन अगर आप ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर आपको यहां पर पुट करना है, आपको रेडियस मिल जाएगा उसका। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E1 by n²। दिस इज फॉर हाइड्रोजन ओनली। अगर आप किसी और स्पीशीज के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको टाइम्स z² करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा E इज इक्वल टू E हाई माइनस E लो। तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में है और लोअर ऑर्बिट में है, अगर आपको एनर्जी डिफरेंस ढूंढना है तो हाई माइनस लो कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू। E इज इक्वल टू माइनस RH by n², जूल में है, माइनस 13.6 by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, माइनस 313.6 डिवाइडेड बाय n² किलो कैलोरी पर मोल में है, माइनस 1312 by n² किलो जूल पर मोल में है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंगुलर मोमेंटम is given by mvr is equal to n times h by 2π, where n can be 1, 2, 3, which is nothing but the orbit number। तो कोई भी ऑर्बिट का आप क्या ढूंढ सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ढूंढ सकते हो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम ढूंढ सकते हो। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन Vn is equal to 2.188 times 10⁸ by n centimeter per second। Vn is equal to 2.188 times 10⁸ by n times z। It's for hydrogen like species।
ठीक है। तो जब भी यहाँ पे Z नहीं लिखा हुआ है दैट में समझ लो कि यहाँ पे इट्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। सो रिलेशन हमें मिल जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V2, V1 इज इक्वल टू 3V3। दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, हर एटम के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 होता है तो फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूले के लिए हिसाब से। लेकिन अगर आप हीलियम ले लिया तो फर्क पड़ेगा क्योंकि Z इज इक्वल टू 2 होता है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, number of revolutions per second by an electron in a shell is given by velocity by circumference v by 2 by r, which is also given as z square by n cube times 6.66 times 10 raised to 15। अगर आपको टाइम पीरियड ढूंढना है उसी रेवोल्यूशन का तो आप क्या करो, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का इनवर्स ले लो। सो बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, 1 बाय ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द इंफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया किधर, एटम के ही बाहर, कि कोई भी ऑर्बिट में मत रहे, तू चला जा और इंफिनिटी में चला जा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन बाय सेम फॉर्मूला, यहां पर माइनस नहीं है सिर्फ, राइट। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन इज 13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En इज इक्वल टू माइनस IE टाइम्स फॉर एनी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में अगर आपको ढूंढना है तो En इज इक्वल टू सिर्फ नेगेटिव डालना है आपको। अब मान लो यहां पर ये तो ग्राउंड स्टेट था, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, किधर प्रेजेंट है, एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, और अब आपको उसको इन्फिनिटी में भेजना है, तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लगाएंगे, आप एनर्जी लगाएंगे सेपरेशन एनर्जी। दिस इज नोन एज सेपरेशन एनर्जी। और ये सेपरेशन एनर्जी क्या आप मिलेगा, E infinity minus E excited, correct, high, this is high and this is low, so high minus low होता है हमेशा। नेक्स्ट आता है पार्टिकल एंड वेव नेचर, विच वॉज गिवन बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, E इज इक्वल टू एच नी होता है, राइट, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी है। सो एच नी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उन मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि lambda is equal to h by mc, that is equal to h by momentum. So h is inversely proportional to momentum, where h is Planck's constant, correct। Now in terms of kinetic energy अगर आप बोले तो lambda will be is equal to h by root of 2em, where E is the kinetic energy, m is the mass of the electron। अगर आपको चार्ज पार्टिकल्स का वेवलेंथ ढूंढना है तो चार्ज पार्टिकल्स का वेवलेंथ ऑफ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए V। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h by root of 2qVm, m is the mass of the electron। एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, वेवलेंथ कैसे ढूंढते हैं, प्रोटॉन के लिए भी दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी दिया हुआ है, न्यूट्रॉन के लिए भी दिया हुआ है और गैस के लिए भी दिया हुआ है। इनमें से ऊपर के सारे 3 जो है वो चार्ज्ड है और नीचे वाले न्यूट्रल है, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मूला लिख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन आप साइमल्टेनियसली नहीं ढूंढ सकते। मतलब अगर आपको मोमेंटम पता है तो आप पोजीशन नहीं ढूंढ सकते, और अगर आपको पोजीशन पता है तो आप मोमेंटम नहीं ढूंढ सकते। तो उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, दैट इज डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी इज शुड बी ऑलवेज greater or equal to h by 4 pi, where delta x is the uncertainty of measurement of position, delta p is the uncertainty of momentum, ठीक है। ऐसा क्यों हाइजेनबर्ग ने ये अनसर्टन बताया, वाई देर इज ए अनसर्टनिटी इन फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स, electron revolves around the nucleus in a fixed orbit, n is equal to 1, n is equal to 2. But Bohr's model was only applicable for hydrogen atom. When the postulates of Bohr were applied to other elements, so Bohr failed to explain the hydrogen spectrum of other elements. So he could only explain the hydrogen spectrum. Thus, and
बोर ऑल्सो सेड कि इलेक्ट्रॉन जो होगा फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, और जो फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी, करेक्ट। लेकिन जब डी ब्रोगली ने निकाल दिया कि वेव नेचर भी है, तो हिजनबर्ग ने कहा कि देयर इज अनसर्टेनिटी। अगर मोमेंटम अगर आपको पता है तो पोजीशन नहीं ढूंढ सकते, और अगर पोजीशन पता है तो आप मोमेंटम नहीं ढूंढ सकते। सिंपली आप याद रखो, ये रिजल्ट पे हम जाएंगे फिलहाल, ठीक है। तो रिजल्ट ये है हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स टाइम डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो यहां पर जब हिजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट जस्ट एन सर्कुलर ऑर्बिट, आप किधर भी ढूंढ सकते हो। सो साइंटिस्ट के दिमाग में एक 3D रीजन फिर आने लगा कि लेट्स क्रिएट अ मॉडल विच इज नथिंग बट a 3D मॉडल ऑफ एन एटम। That means electrons are revolving around 3D region around the nucleus, which led to the concept of atomic orbital, which is nothing but S, P, D and F. Next है the Sommerfeld's extension of Bohr theory, ठीक है। इसको अगर सिंपल में बताऊं तो हमें अब तक यही पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, बट सोमरफेल्ड ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिप्टिकल पाथ भी ले सकता है, ठीक है। और जब एलिप्टिकल पाथ लेता है तो उसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंज होता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आल्सो चेंजेस, राइट। तो यहां पे और यहां पे डिस्टेंस, और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत चेंज होती रहेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंज होता रहेगा, एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी क्या होता रहेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, चेंज होता रहेगा। वेर एज इन सर्कुलर पाथ एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंजेस, सर्कुलर पाथ में क्या होता है, एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंजेस बट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस रिमेन्स द सेम। जिसके वजह से जो डिस्टेंस है उन्होंने बोला कि इट इज अ रेडियस फैक्टर, और जो एंगल ऑफ रेवोल्यूशन है इज नोन एज एजिमुथल एंगल, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको उन्होंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए, दैट इज वन रेडियल वेलोसिटी, अदर वन एज ट्रांसवर्स एंगुलर वेलोसिटी। सो रेडियल वेलोसिटी अब टाइम्स मास करो, मास टाइम्स वेलोसिटी, रेडियल मोमेंटम मिल जाएगा। इसको टाइम्स मास करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो उन्होंने रेडियल मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया, एजिमुथल मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया। देयरफॉर टोटल मोमेंटम उन्होंने बोला n टाइम्स h by 2 pi, which was very correct in accordance with what, बोर्स पोस्टुलेट। जहां पे बोर्स ने भी क्या दिया था, बोर ने भी क्या दिया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नथिंग बट mvr इज इक्वल टू व्हाट, n टाइम्स h by 2 pi, करेक्ट। सो यहां पर एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो इंट्रोड्यूस हुआ ही है, एट द सेम टाइम अनदर क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द elliptical path of the electron, और यहीं से एजिमुथल क्वांटम नंबर आया है, ठीक है। तो ये हो गया सोमरफेल्ड थियरी। नेक्स्ट आता है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि दिया था उन्होंने 1927 में। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, वेव इक्वेशन, जहां पे साई इज नथिंग बट अ वेव फंक्शन, इट इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इट इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dz square plus 8 pi square m by h square times e minus v times psi is equal to 0, where m is the mass of the electron, e is the energy of the electron, v is the potential energy of the electron, z is square by r, h is Planck's constant, x, y, z are the Cartesian coordinates specifying direction and distance, which is nothing but the three-dimensional region, ठीक है। तो ये साई हो गया। तो यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस साई का ये है कि साई रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड हाउ इट वेरीज विद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन।
कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, ईगन फंक्शंस बोलते हैं इसे. दिस वैल्यूज गिव्स वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट क्योंकि साई की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती, तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती, सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती. इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ साई स्क्वायर वाज इंट्रोड्यूस्ड. बिकॉज if psi is imaginary, then psi square is what? Real. Correct? So probability of finding an electron is directly proportional to what? Square of the psi. Probability is different in different region, x, y or z. तो Hamiltonian operator भी introduce हुआ था, which is equal to E dot psi, where h is the Hamiltonian operator and E is the energy of the electron. Thus we can find where is the location of the electron. So basically यहाँ पर जो रिजल्ट है, ये इक्वेशन कैसे आया है उसका डेरिवेशन हमें करना नहीं है. आप ये बस इक्वेशन को याद रखो कि यहाँ पर psi is a wave function which is nothing but the amplitude of the wave. Later on the psi was given a significant, psi didn't had a significant value, therefore psi square कर दिया, because psi is imaginary, then psi square will be real, right? तो ऐसा कोई है नहीं ना कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो सिग्निफिकेंट ना हो, नेगेटिव में हो फॉर द इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स वाई psi square. तो अब ये जो इक्वेशन है, दिस गेव राइज टू एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कि देयर इज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर. दैट स्पेस इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल. करेक्ट? सो SPDF. तो बच्चों यहां तक जो था वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इन शॉर्ट मैंने रिवीजन कराया, और क्वांटम नंबर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे जरूर देखिए जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द MCQs.